हाँ, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में ये हम लोग का 10वां वीडियो है और सॉल्यूशन चैप्टर का है ये, जो कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री 11th में भी फर्स्ट में ही आपको मिलेगा। इस टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट और ये समझिए कि ये जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री के जान है। ये इसके बिना केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा चैप्टर या टॉपिक नहीं है केमिस्ट्री का जिसमें इस टॉपिक से सवाल ना आते हों। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा और हम इसको बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप ध्यान दीजिए इस टॉपिक पर। यहाँ हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहली बात यह आती है कि मोल कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया। तो एक साइंटिस्ट थे एमेडियो एवोगाड्रो, इन्होंने मोल कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने ही इसके लिए एनालिसिस करके और इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा हम आपको डेली लाइफ से एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि आप पहले से जानते हैं। हम लोग पहले से जानते हैं कि एक पेयर में कितने पार्टिकल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2। तो एक पेयर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 होते हैं। एक डोजन का मतलब दर्जन, तो एक दर्जन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12 होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक स्कोर, ये आपके लिए नया होगा, एक स्कोर में 20 पार्टिकल्स होते हैं और एक ग्रूस, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वहीं है ग्रॉस, एक ग्रॉस में 144 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। फिर ध्यान देंगे, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये चीज़ आता है कि ये तो आप याद है, ये सब तो आपको पहले से याद है और ये आप याद कर लेंगे, लेकिन ये एक मोल का वैल्यू आया कहाँ से? ये एक मोल का वैल्यू कहाँ से आया, इसके लिए इस पॉइंट को देखें, ये क्लियर हो जाएगा। C12 आइसोटॉप्स हमने लिखा है, क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, एक C12, C13, C14, C12, C13, C14, 3 आइसोटॉप्स हैं। तो उसमें से C13 और 14 नहीं लिया गया है, C12 लिया गया है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। सभी पदार्थों में कार्बन की मात्रा निश्चित रूप से होती है। अब C12 आइसोटॉप्स के 12 ग्राम, जिसको केजी में लिखेंगे तो 0.012 केजी होगा। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये केजी में आ जाएगा। तो C12 आइसोटॉप्स के 12 ग्राम या 0.012 केजी में उपस्थित C12 एटम की संख्या को 1 मोल कहते हैं। इन्होंने 1 मोल का वैल्यू एवोगाड्रो साहब ने कैसे निकाला? तो कार्बन के जो 3 आइसोटॉप्स हैं, C12, C13, C14, तो उन्होंने ये देखा कि यूनिवर्सल कौन है जो सभी पदार्थों में पाए जाते हैं, तो वो आइसोटॉप्स था C12। और C12 आइसोटॉप्स के 12 ग्राम उन्होंने लिया, 12 ग्राम C12 जो पदार्थ है उसका लिया और उसमें एटम की संख्या को गिनना शुरू किया। तो C12 के 12 ग्राम में कुल एटम की संख्या जो होता है वो होता है 1 मोल, और ये 1 मोल कितना हुआ तो 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब कि 12 ग्राम C12 में C12 एटम की संख्या कितना है तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमने यहाँ से क्लियर किया कि 1 मोल का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग डिनोट करते हैं Na से,
जिसको आप एक मोल की संख्या कहते हैं। अब कोई भी पदार्थ लीजिए, चाहे वो O2 मोलिक्यूल हो या ऑक्सीजन परमाणु हो या सोडियम परमाणु हो या सोडियम पदार्थ हो या 1 मोल पेन, 1 मोल चीनी या 1 मोल चावल के दाने, 1 मोल गुब्बारा या 1 मोल गैस के अणु, कोई भी पदार्थ लीजिए, अगर 1 मोल होगा तो उसमें कणों की संख्या निश्चित रहती है। तो यहाँ पर कोई भी पदार्थ होगा, अगर 1 मोल होगा तो उसमें कणों की संख्या इतना ही होगा। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 होता है, चाहे वह पदार्थ कोई भी हो, कुछ भी हो। अब कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन में, आपके बुक में मिलेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यदि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, कोई भी पदार्थ हो 1 मोल, यदि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में दिया हो तो उसे मोलर मास, मतलब मोलर द्रव्यमान, और यदि वो मोलर मास कहेंगे या उसको ग्राम मोलर मास कहते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग का आता है, ये तो समझ में आ गया कि एक पदार्थ, 1 मोल कोई भी पदार्थ हो और उसका मास ग्राम में दिया गया हो तो उसे हम लोग मोलर मास या ग्राम मोलर मास कहते हैं। अब अगला नोट है कि किसी भी आदर्श गैस, जिसको आप इंग्लिश में आइडियल गैस कहते हैं, फिर आएगा कि आइडियल गैस किसे कहते हैं, तो ऐसा गैस जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, इन तीनों लॉ को फॉलो करता हो, और एक चौथा गे-लुशैक लॉ। तो ऐसा गैस जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुशैक लॉ और एवोगाड्रो लॉ, ये चारों लॉ को फॉलो करता हो, मतलब जिस गैस पर ये चारों नियम लागू होते हैं उससे हम लोग कहते हैं आइडियल गैस। तो किसी भी आदर्श गैस मतलब आइडियल गैस या उसके मिश्रण, मतलब आइडियल गैस कोई एक हो, चाहे ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी हो, या O2N2, 2 आइडियल गैसों का मिश्रण हो। अगर 1 मोल का आयतन लेंगे STP पर तो हमेशा समान रहता है, और वो आयतन कितना होता है 22.7 लीटर। जिसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 22,700 ml, जिसे मोलर आयतन कहते हैं। तो किसी भी गैस के या गैसों के मिश्रण अगर NTP पर लेंगे तो 1 मोल का जो आयतन होता है उससे हम लोग कहते हैं मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम, और वो कितना होता है, फिक्स होता है 22.7 लीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके दिमाग में आए कि ये STP वर्ड क्या है। STP का पूरा नाम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, S से स्टैंडर्ड, T से टेम्परेचर और P से प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, या इसी को कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर एक्यूरेट लिखा जाए तो ये होता है 273.15 केल्विन। और एक बार जो प्रेशर होता है स्टैंडर्ड प्रेशर वो होता है 1 बार, और 1 बार का वैल्यू यदि पास्कल में लिया जाए 1 बार तो ये होता है 10⁵ पास्कल। पास्कल का सिंबल PA होता है। तो आप जान गए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर, मतलब कोई भी गैस 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 273.15 केल्विन और 1 बार प्रेशर या 10⁵ पास्कल पर उसका आयतन मेजर करेंगे तो हमें मिलेगा 22.7 लीटर। अब आता है कि 1 मोल
सोडियम परमाणु हो तो उसमें कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 Na एटम होगा। 1 मोल CO2 अगर मोलिक्यूल हो तो उसमें कणों की संख्या इतना ही CO2 मोलिक्यूल। 1 मोल NaCl हो आयनिक कंपाउंड तो इसमें कणों की संख्या इतना होगा, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो तो भी इसमें कणों की संख्या इतना होगा। तो ये समझ में आ गया कि जब भी 1 मोल में कोई भी कण हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर उसमें काउंट करना हो कि कणों की संख्या, एंटिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो हमेशा एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, जिसको आप Na से दिखाते हो, और वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे एक स्टार मार्क हमने ये दिया है कि 1 मोल H2 गैस कितना, 1 मोल, तो उसका आयतन, उसमें कणों की संख्या कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब 1 मोल अगर H2 गैस लेंगे तो H2 गैस के मोलेक्यूल की संख्या कितना होगा उसमें, तो 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23। और इन सभी कणों, इन सभी H2 मोलिक्यूल का आयतन जब लेंगे, मतलब 1 मोल H2 गैस का आयतन, तो वो होगा 22.7 लीटर या 22,700 मिलीलीटर। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल का आयतन STP पर 22.7 लीटर होता है। ये हमने इसलिए दिया कि कभी कभी लैंग्वेज ऐसे भी देता है। अब आता है कि मोल की संख्या हमको निकालना है। तो देखिए, मोलों की संख्या बराबर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ये जब हम लोग लैंग्वेज से जान जाएंगे, समझ लेंगे, तो हम लोग फार्मूला में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मोलों की संख्या निकालना है। अब यहाँ पर है कि कणों की संख्या दिया गया हो, कोई भी पार्टिकल्स हो उसके कणों की संख्या। तो दिए गए कणों की संख्या, और ये पता है कि जब ऊपर संख्या है तो नीचे भी संख्या होनी चाहिए, तो कौन सी संख्या, तो 1 मोल में निकालना है तो 1 मोल से डिवाइड करते हैं। ठीक वैसे ही किसी भी गैस का दिया गया आयतन, अगर आयतन दिया है तब निकालना है कितना मोल है, तो हम लोग को 1 मोल का आयतन लिखना होगा, और 1 मोल का आयतन है 22.7 लीटर, जिसको आप मोलर वॉल्यूम कहते हो। दिए गए परमाणु का द्रव्यमान, कभी कभी परमाणु का द्रव्यमान दिया रहता है और कभी कभी अणु का द्रव्यमान दिया रहता है। तो यदि आपको प्रश्न में दिया गया है परमाणु का द्रव्यमान और पूछा जाए बताइए कितने मोल परमाणु हैं, तो फिर आपको परमाणु द्रव्यमान मतलब 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे, और 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान को आप ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि यदि वो परमाणु न देके अणु दिया गया हो, तो अणु का द्रव्यमान होगा ऊपर जो दिया गया हो क्वेश्चन में, और ये आणविक द्रव्यमान। तो 1 मोल अणु का जो द्रव्यमान होगा उसको भी मोलर द्रव्यमान कहेंगे, आणविक मोलर द्रव्यमान। और 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान को बोलते हैं परमाणुविक मोलर द्रव्यमान। तो वहीं हमने लिखा है परमाणु द्रव्यमान, और यहाँ पे मोलर आणविक द्रव्यमान। और जब भी परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान होगा तो हमेशा ग्राम पर मोल में ही होगा। अब इन सब को देखिए, तो मोलों की संख्या को हमने रिप्रेजेंट किया है n से, स्मॉल n से मोलों की संख्या निकलेगा, और ऊपर दिए गए पदार्थ या कण। यदि कण दिया है तो यहाँ पर 1 मोल कण की संख्या। यदि यहाँ पे पदार्थ दिया गया हो तो अगर आयतन में दिया गया हो तो 1 मोल का आयतन। और यदि यहाँ पे परमाणु दिया गया है, परमाणु का द्रव्यमान, तो यहाँ पे परमाणुविक द्रव्यमान, यहाँ पे अणु का द्रव्यमान तो आणविक द्रव्यमान। मतलब N = W/m, ये दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन, कणों की संख्या हो सकता है, और ये 1 मोल का, इसलिए हमने मोलर लिखा है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको समझ में आया होगा। बोर्ड छोटा होने के कारण जितना चीज़ अट जाता है उतना ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। फिर इसमें हम आगे की ओर और बढ़ते हैं।
कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलों की संख्या निकाल पाएंगे। इसको आप लिख लीजिएगा और समझिएगा, और जब नहीं समझ में तो दोबारा समझिएगा, और कोई दिक्कत हो तो फिर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, हम इस पर वीडियो बना देंगे और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। इतना देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।